हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। मैं डॉक्टर सुशील आपका फिजिक्स में हेल्पी चैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूं। आजकल हम कर रहे हैं क्लास 11th की केमिस्ट्री को, जिसके अंदर कर रहे हैं हम इसका चैप्टर नंबर 2 और हम इसकी थ्योरी को कंप्लीट कर चुके हैं और आजकल हम कर रहे हैं इसके एनसीईआरटी के प्रश्नावली के प्रश्नों को, और मुझे लगता है आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। तो पिछली क्लास में हमने इसके कुछ अंकित प्रश्नों को हल किया था, आज वहीं से आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो फिर शुरू करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, जो कि इस प्रकार से है। इसके अनुसार किसी परमाणु में निम्नलिखित क्वांटम संख्याओं वाले कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो हमें क्वांटम संख्याएं दे रखी है, उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बतानी है हमें। तो पहला n = 4 और ms = -1/2। हमारे को क में दे दिया n = 4 और ms यानी कि स्पिन क्वांटम नंबर दे दिया -1/2 और ख हमको दे दिया, सेकंड पार्ट जो दिया है वह हमें दिया है n = 3 l = 0। n = 3 और l = क्या है 0। तो किस प्रकार से करेंगे, देखिए n का मान 4 है, यानी कि मुख्य क्वांटम संख्या 4 है। तो आपको ध्यान हो तो हमने आपको बताया था कि किसी भी कक्षा में जो कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वह 2n² के बराबर होती है। तो लिखते हैं, चूंकि कोश में या कक्षा में कह सकते हो, कोश में इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या बराबर क्या होती है 2n²। तो मान रखते हैं 2 गुणा n का मान कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर। तो 2 गुणा 4 चौक 16, यानी कि कितना आ गया ये 16 दूनी 32। तो इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या कितनी होगी 32। अब आप जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो जोड़े में रहेंगे, और जोड़े में एक इलेक्ट्रॉन जो होगा यदि वो हम कह सकते हैं क्लॉकवाइज चक्रण करेगा, तो दूसरा जो हमारा इलेक्ट्रॉन होगा वो एंटी क्लॉकवाइज चक्रण करेगा। एक घड़ी के चलने की दिशा में घूमता है, स्पिन करता है, तो दूसरा घड़ी के चलने की विपरीत दिशा में। तो इसका अर्थ है कि 32 में से क्या होंगे 16 कैसे होंगे -1/2 वाले इलेक्ट्रॉन होंगे, और 16 ही क्या होंगे +1/2 वाले इलेक्ट्रॉन होंगे, इतने होंगे। तो हमें बताने थे ms का मान जब -1/2, तो -1/2 वाले कितने 16, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 16। तो क पार्ट का आंसर कितना हो गया 16 इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि माइनस वाले भी 1/2, आधे क्या होंगे -1/2 वाले और आधे +1/2 वाले। तो 32 का आधा 16 -1/2 वाले होंगे इलेक्ट्रॉन, और 16 ही +1/2 वाले। तो मुझे क्या लगता है आपको समझ में आ गया होगा। अगला देखिए n = 3 l = 0। अब यहां पर ध्यान दीजिए, n बराबर तो 3 है, लेकिन साथ में दे दिया l = 0 भी होगा। और जब l का मान 0 है, l = 0 का अर्थ क्या है, ये कौन सा है, ये हमारा है s उपकोश। आपको ध्यान हो, यदि l बराबर हो 0 तो ये होता है s उपकोश, l बराबर 1 तो ये p उपकोश, l बराबर 2 तो ये होता है d उपकोश, और l बराबर यदि 3 हो तो ये होता है f उपकोश। इसी प्रकार हम आगे भी लिख सकते हैं। अब s में कितने हम कैसे कक्षक होते हैं, तो कक्षकों की संख्या s में होती है 1, p में होती है 3, d में होती है 5, और f में कितनी होती है 7। और s में यदि एक कक्षक हो तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 2, इसमें कितने होते हैं 6, इसमें कितने होते हैं 10, और इसमें होते हैं 14, मतलब दुगने होते हैं। एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो s में एक कक्षक है तो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो अब इसने l = 0 दिया है, तो कौन सा उपकोश है s उपकोश, और s उपकोश में कितना कक्षक होगा एक कक्षक, और कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 2। तो क्या लिखेंगे s उपकोश होगा। तो s उपकोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी 2। तो यही हमारा आंसर हो गया। और आपसे पूछा जाए कि स्पिन क्या होगा, तो जो ms का मान होगा वो +1/2 होगा एक इलेक्ट्रॉन के लिए, और दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए ms का मान जो होगा वो -1/2 होगा। ये हम अतिरिक्त जानकारी आपको दे रहे हैं, जबकि आपका आंसर यहीं पर पूरा हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा, इस वाले में हमने इसलिए ये फार्मूला लगाया था क्योंकि हमें सीधे स्पिन क्वांटम नंबर पूछ रहा था। तो हमने टोटल इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, उसमें से आधे क्लॉकवाइज आधे एंटी क्लॉकवाइज होंगे, जबकि इसमें
n बराबर 3 के साथ एक और कंडीशन दे दी कि l बराबर 0 में इलेक्ट्रॉन की संख्या बतानी है। तो इसलिए l बराबर 0 s उपकोष को प्रदर्शित करता है। s उपकोष में एक कक्षक होता है, एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो हमने बता दिया s उपकोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 होगी, जिसमें से एक इलेक्ट्रॉन 1/2 यानी कि क्लॉकवाइज चक्रण करेगा, दूसरा -1/2 यानी कि एंटी क्लॉकवाइज चक्रण करेगा। तो इस प्रकार से करेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, जो कि इस प्रकार से है। इसके अनुसार यह दर्शाइए कि हाइड्रोजन परमाणु की बोर कक्षा की परिधि उस कक्षा में गतिमान इलेक्ट्रॉनों की दे ब्रोगली तरंगदैर्घ्य की पूर्ण गुणज होती है। तो दो बातें इन्होंने देखिए कही है। इन्होंने कहा बोर कक्षा की परिधि, हम जानते हैं बोर कक्षा की जो परिधि होती है, बोर का नियम होता है कि किसी कक्षा का जो कोणीय संवेग होता है वो h/2π का पूर्ण गुणज होता है। तो बोर के अनुसार लिखते हैं, बोर के अनुसार m इंटू वी इंटू आर, ये क्या होता है कोणीय संवेग, बराबर होता है n इंटू h/2π का पूर्ण गुणज होता है। ये हमारा बोर का परिकल्पना है। इसको क्या कह रहे हैं, ये इसको हमें कोरिलेट करना है किसके साथ, जो दे ब्रोगली ने तरंगदैर्घ्य का सूत्र दिया था हमें। तो दे ब्रोगली के अनुसार, दे ब्रोगली के अनुसार, और दे ब्रोगली ने क्या कहा था कि जो द्रव्य होता है वो द्वैत प्रकृति रखता है, यानी कि कोई सूक्ष्म कण जैसे इलेक्ट्रॉन हो गया, उसके अंदर एक तरफ कण के गुण होते हैं, दूसरी तरफ उसमें तरंग के गुण भी होते हैं। केवल सूक्ष्म कणों में नहीं होते तो सब में है, लेकिन वहां उन्होंने इलेक्ट्रॉन का एग्जांपल दिया था। तो क्या आता है, दे ब्रोगली के अनुसार हम जानते हैं लैम्डा इज इक्वल टू होता है h/mv के बराबर होता है। तो अब हमें यहां पर यह सिद्ध करना है कि जो तरंगदैर्घ्य होगी पूर्ण गुणज होगी। तो वैल्यूज निकाल लेते हैं। सबसे पहले हमें क्या निकालना है, उसने परिधि की बात करी, तो लिखेंगे कक्षा की परिधि। कक्षा की परिधि, परिधि आप जानते हैं 2πr के बराबर होता है। तो इस h/2π की यहां पर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यह आ जाएगा 2 × π, यहां से केवल मैंने क्या ले लिया r, और mv को यहां ले गया, तो यह आ गया n × h/mv, यह आ गया। अब ये हम मान लेते हैं समीकरण 1 है और ये वाली है समीकरण 2। तो समीकरण 1 में h/mv का मान समीकरण 1 में रखेंगे समीकरण 2 से, तो लिखा मैंने समीकरण 2 से h/mv का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो रख देते हैं, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी 2πr इज इक्वल टू, ये क्या है n इंटू h/mv का मान किसके बराबर है, लैम्डा के बराबर है। और यही हमें सिद्ध करना था कि जो कक्षा की जो परिधि होती है वो तरंगदैर्घ्य की पूर्ण गुणज होती है। तो यहां लैम्डा के आगे n आ रहा है, और n आप जानते हैं क्या था, यह हमारा जो था यह हमारे पूर्ण संख्याएं ही थी, जो कि जिसको किसने दिया था, बोहर ने कहा था कि जो कक्षाएं होंगी उसकी h/2π का पूर्ण गुणज होता है, जो कोणीय संवेग होता है बोहर के अनुसार। तो n का मान क्या हो जाएगा, जहां n बराबर 1 2 3 डॉट 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 सो ऑन होगा। तो इस प्रकार से इसे सिद्ध करेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, जो कि इस प्रकार से है। इसके अनुसार के n बराबर 4 से n बराबर 2 बामर संक्रमण से प्राप्त तरंगदैर्घ्य के बराबर वाला संक्रमण हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में क्या होगा। तो प्रश्न को समझिए क्या क्या दिया है। एक तो दिया है He+, तो पहला स्टेटमेंट पहला क्या है He+, यानी कि हाइड्रोजन आयन है। दूसरा क्या कह रहा है, ये कह रहा है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के n बराबर 4 से n बराबर 2, तो क्या हो गया n बराबर 4 से n बराबर 2 पर संक्रमण हो रहा है। और कौन सा संक्रमण है, बामर संक्रमण, ये भी ध्यान रखिएगा आप, ये कैसा है बामर संक्रमण। तो बामर संक्रमण के लिए n1 का मान 2 होता है और n1 का मान 2 होता है और n2 का मान 2 से ज्यादा होता है, 3 4 5 6 7, आपको पता होगा। साथ में क्या कहता है, बामर संक्रमण से प्राप्त तरंगदैर्घ्य के बराबर वाला संक्रमण हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में क्या होगा। यानी कि ये कह रहे हैं बामर में तो ये जो 4 से 2 में हो रहा है, यदि जो तरंगदैर्घ्य निकल रही है, यदि हाइड्रोजन से वैसी तरंगदैर्घ्य निकले तो वो कौन सा संक्रमण होगा, हमें ये बताना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसके लिए क्या सूत्र होता है।
हाइड्रोजन स्पीशीज के लिए, हाइड्रोजन स्पीशीज, हाइड्रोजन स्पीशीज का अर्थ होता है कि जिस परमाणु में केवल एक इलेक्ट्रॉन हो, वो हाइड्रोजन स्पीशीज वाले कहलाते हैं। तो हाइड्रोजन स्पीशीज जैसे हमारा He+ है, इसके लिए तरंग संख्या का सूत्र होता है न्यू बार, जो कि 1/λ के बराबर होता है। उसकी वैल्यू हमारी होती है RZ², 1/N1² माइनस 1/N2² के बराबर होता है। ये कॉमन फार्मूला होता है हमारा। जहां आपको पता हो, जहां R की वैल्यू हम रखते थे 1.09 मल्टीप्लाइड 10⁻⁷, और Z जो होता था, ये हमारा होता था परमाणु क्रमांक। Z क्या है? परमाणु क्रमांक। अब हम किसकी बात कर रहे हैं? हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं। He+ के लिए Z का मान क्या हो जाएगा? 2, क्योंकि हीलियम का परमाणु क्रमांक क्या होता है? 2 होता है। ये हीलियम का आयन है, तो हीलियम के लिए परमाणु क्रमांक कितना हो गया? 2। ये वैल्यूज यदि इसमें रखें तो क्या आ जाएगा? न्यू बार इज इक्वल टू, R तो ऐसे ही रह जाएगा, R इंटू Z का मान यानी कि 2²। अब 1/N1², N1 का मान कितना है? 2, तो 1/2² माइनस 1/N2², N2 का मान कितना है? 4, तो 1/4²। ध्यान रखिएगा, यह बामर श्रेणी है। बामर श्रेणी में यह जो हमारा फार्मूला होता है, ये वाला, ये हमारा मान ले बामर श्रेणी है, क्योंकि सभी के लिए सेम फार्मूले होते हैं। बामर श्रेणी के लिए N1 का मान 2 होता है और N2 का मान 2 से ज्यादा होगा, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। ये होता है बामर श्रेणी के लिए। तो हमने यहाँ वैल्यूज रख ली। अब वैल्यूज करके इसको सॉल्व करा जाए तो क्या हो जाएगा? आगे सॉल्व कर ली, 2 दूनी 4, ये आ जाएगा R × 4, और साथ में क्या आ जाएगा? यहां पर हम देखें तो ये हो जाएगा 1/2² यानी कि 4, और 1 क्या आ जाएगा? 16। तो क्या आ जाएगा? न्यू बार इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 4R, और साथ में उधर की ओर क्या आ जाएगा? 16 एल्शियम आ गया, तो क्या आ जाएगा? 4 × 16, 4 माइनस 1, तो कितना आ गया? ये आ गया 4R मल्टीप्लाई, 4 में से 1 गया 3, 3/16, 4 से काट दिया, 4 × 16, यानी कि आ गया R × 3/4। तो ये किसका मान निकला है? ये हीलियम+ के लिए जो तरंग संख्या है उसका मान निकल के आ गया R × 3/4, ये निकल गया। यानी कि यह तरंग संख्या का मान हमारे पास आ गया। ये क्या कह रहे हैं प्रश्न में कि अगर हाइड्रोजन में ऐसी ही तरंग संख्या आपको प्राप्त करनी हो, तो अब बताइए कि संक्रमण क्या होगा? संक्रमण मतलब इलेक्ट्रॉन कहां से कहां कूद लगाएगा। तो आपको अब N1 और N2 के मान ज्ञात करने, जो कि यहां पर तो हमें हीलियम में दिए हुए थे। तो लिखते हैं हाइड्रोजन के लिए सूत्र यही लगाएंगे, यही वाला, न्यू बार इज इक्वल टू, फार्मूला क्या है? यही वाला है, RZ²। तो क्या आ जाएगा? R, और Z का मान क्या हो जाएगा? 1², क्योंकि हाइड्रोजन के लिए, H के लिए Z बराबर क्या होगा? 1। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 1, तो Z का मान क्या हो गया? 1। तो RZ², और साथ में इसका मान हमें निकालना है 1/N1² माइनस 1/N2²। लेकिन उसने कहा ये जो न्यू बार है यह किसके बराबर होना चाहिए? इसके बराबर होना चाहिए, इसके बराबर होना चाहिए। तो इसका जो मान है इसके बराबर रख लेंगे, R × 3/4। तो देखिए ये RZ² दे, R से तो R कट गया, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, तो लिखेंगे 1/N1² माइनस 1/N2² बराबर किसके होगा? 3/4। तो अब N1 N2 के क्या मान हो सकते हैं? आप ही खुद ही सोचिए। 1 से शुरुआत करें। यदि N1 का मान हम 1 ले लें और N2 का मान ले लें 2, तो क्या होगा? ये हो जाएगा N1², 1 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर, 4। एल्शियम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा? 4। इस 4 की यहां गुणा हो जाएगी तो यहां 4 आ जाएगा, इस 1 की यहां गुणा होगी तो यहां 1 आ जाएगा, तो 4 में से 1 गया 3। इसका अर्थ है, यहां से हमें यह पता चलता है कि N1 का मान 1 होगा और N2 का मान क्या होगा? 2 होगा। इसका अर्थ है इलेक्ट्रॉन दूसरी कक्षा से जंप लगा रहा है, किसमें? पहली कक्षा पे जंप लगाएगा, तो ठीक यही तरंगदैर्घ्य उत्पन्न होगी। तो मुझे लगता है काफी आसान है, आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, जो कि इस प्रकार से है। इसके अनुसार He+
से बन रहा है He2+ और प्लस हमारा आ रहा है इलेक्ट्रॉन। तो इस इक्वेशन को लिख लेते हैं हम। ये कह रहा है He+, ये गैसी स्टेट में है, इससे बन रहा है He2+ और प्लस एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। ये है, ये भी गैसेस स्टेट में है। तो प्रक्रिया के लिए आवश्यक ऊर्जा की गणना कीजिए। हाइड्रोजन परमाणु की तटस्थ अवस्था में आयनन ऊर्जा 2.18 × 10⁻18 जूल प्रति एटम है। अब इसको समझना है, इसके लिए आवश्यक ऊर्जा बतानी है। आप इसको देखें तो ये क्या कह रहा है कि हाइड्रोजन का हमारे पास एक आयन था, हाइड्रोजन के हम जानते हैं, सॉरी ये हीलियम, हीलियम का हमारे पास एक आयन है। और हीलियम की सामान्य अवस्था में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। तो हमने कहा ये यदि मेरे पास एक नाभिक है, न्यूक्लियस है, तो इसके चारों तरफ पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन देते हो? तो जब He+ का अर्थ है कि यहां से ये कैसे था, ये न्यूक्लियस था और इसमें केवल एक इलेक्ट्रॉन था। तो ये क्या हमारे पास था? ये था हीलियम, ये हो गया He+, और इससे भी ये क्या चेंज हुआ? ये हमारा न्यूक्लियस रह गया, ये पहली कक्षा में अब कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये बन गया He2+ और साथ में क्या निकल गया? एक इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन निकलने का अर्थ है कि इलेक्ट्रॉन यहां से निकल करके इससे बाहर ही चले गया, परमाणु से ही बाहर चले गया। इसका अर्थ यह हुआ कि इलेक्ट्रॉन परमाणु की कक्षा से अनंत कक्षा में या पहली कक्षा से अनंत कक्षा में चले गया, इन्फिनिटी में चले गया। तभी हम कहेंगे वो परमाणु से बाहर चले गया और परमाणु क्या हो गया? हीलियम का परमाणु आयनित हो गया। पहले +1 आयन था उसके अंदर, अब +2 हो गया। तो इसमें हमको ऊर्जा की गणना करनी है। तो ऊर्जा की गणना के लिए सीधे हम फार्मूला जानते हैं, क्योंकि ΔE बराबर होगा EF, यानी कि इलेक्ट्रॉन कहां गया? अनंत में गया, तो अनंत पे इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा माइनस E1। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको लिखते हैं 2.18 गुणा 10⁻−18 इंटू Z² और 1/Ni का स्क्वायर माइनस 1/NF का स्क्वायर। ये फार्मूला हमने कई बार यूज किया है। इससे पहले जब हम इस फार्मूले को यूज करते थे पिछले प्रश्नों में, तो Z की वैल्यू 1 लेते थे। क्यों लेते थे? क्योंकि वहां हम हाइड्रोजन परमाणु लेते थे। लेकिन यहां हमने Z² इसलिए लिया क्योंकि ये हाइड्रोजन परमाणु नहीं है। हाइड्रोजन परमाणु के लिए Z का मान 1 होता है, लेकिन हीलियम के लिए कितना होता है? Z का मान 2 होता है। इसलिए यहां पर फार्मूले में Z² आएगा। तो अब वैल्यूज रखें तो क्या आ जाएगा? 2.18 गुणा 10⁻−18 Z, क्योंकि हीलियम है तो हीलियम के लिए क्या आ जाएगा? He के लिए Z का मान क्या होगा? 2, परमाणु क्रमांक, तो ये क्या आ जाएगा? 2 का स्क्वायर। अब यहां पर चलें, Ni इलेक्ट्रॉन कहां था शुरू में? क्योंकि ये परमाणु में था तो पहली कक्षा में था, n बराबर 1 पे स्थित था। जब ये बाहर निकल गया तो यानी कि n बराबर कहां चले गया? इन्फिनिटी में चले गया। तो शुरुआत में Ni का मान क्या आ जाएगा? 1 का स्क्वायर माइनस F का मान क्या हो गया? इन्फिनिटी का स्क्वायर। तो इसको यदि सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? देखिए ये आ जाएगा 2.18 मल्टीप्लाई 10⁻⁻8 मल्टीप्लाई 2 दूनी 4, और ये हो जाएगा 1/1 माइनस 1/, ये कुल मिलाकर के सीधे क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो इस 4 की इसमें गुणा कर दें तो सीधे क्या आ जाएगा? 8 चौको 32 और 4 एकम 4 और 5 6 7.4 दूनी 8, तो 8.72 गुणा 10⁻−18 और ये हमारा हो जाएगा जूल पर एटम। यानी कि एक एटम हीलियम का यदि एक परमाणु से यदि इलेक्ट्रॉन निकल रहा है बाहर, तो जो आवश्यक ऊर्जा वो उसको मिलनी चाहिए जिसको लेकर के वो बाहर जाएगा, उसका मान 8.72 गुणा 10⁻−18 जूल प्रति एटम के बराबर होगा। इस प्रकार से हल करेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, जो कि इस प्रकार से है। इसके अनुसार यदि कार्बन परमाणु का व्यास 0.15 नैनोमीटर है तो उन कार्बन परमाणु की संख्या की गणना कीजिए जिन्हें 20 सेंटीमीटर स्केल की लंबाई में एक एक करके व्यवस्थित किया जा सकता है। तो क्या दे दिया? कार्बन परमाणु का व्यास दे दिया, कार्बन परमाणु का व्यास को मैं मान लेते हैं डायमीटर d से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, 0.15 नैनोमीटर के बराबर इसने दे दिया है, 0.15 नैनोमीटर। और 20 सेंटीमीटर लंबाई का स्केल है, इसको कहां व्यवस्थित करना है? 20 सेंटीमीटर L, यानी कि लंबाई कितनी दे दी? 20 सेंटीमीटर। तो इसके कहने का अर्थ क्या है कि ये मेरे पास 20 सेंटीमीटर की एक सीधी लंबाई है। यदि इसमें मैं कार्बन के परमाणु ऐसे रखते चले जाऊं एक एक करके, तो कितने परमाणु आएंगे वो संख्या हमें ज्ञात करनी है।
तो हमें क्या दिया है, परमाणु का व्यास दे दिया d 0.15 नैनोमीटर, यानी कि लिख सकते हैं 0.15 गुणा 10 की घात -9 मीटर है। इसका अर्थ ये है टोटल लंबाई कितनी है 20 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले ये लंबाई हमें सेंटीमीटर में दी है, तो इसको भी हम सेंटीमीटर में बदल लेते हैं। तो सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, 0.15 गुणा 10 की घात -9, और मीटर को सेंटीमीटर बनना है तो 10 की घात 2 सेंटीमीटर हो गया, क्योंकि 1 मीटर में 10 की घात 2 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो इसको सीधे हमने ऐसे लिख लिया। अब इसको देखें क्या आ गया, 0.15 गुणा 10 की घात 9 माइनस के हैं 2 प्लस का, तो 10 की घात -7 सेंटीमीटर के बराबर आ गया डायमीटर। तो लिखेंगे अतः 20 सेंटीमीटर में, पहले लिख लेते हैं, पहले 1 सेंटीमीटर में आने वाले क्या है हमारे पास, परमाणु, आने वाले परमाणु की संख्या। तो क्या आ जाएगा, 1 बटे इतने का भाग दे देंगे 0.15 गुणा 10 की घात -7। तो अब हमें किसमें निकालना है, 20 सेंटीमीटर में आने वाले परमाणु की संख्या क्या हो जाएगी, सीधे 20 बटे 0.15 गुणा 10 की घात -7। इसे सॉल्व कीजिए, सीधे क्या आ जाएगा, यदि भाग देंगे तो 15 दूनी 30 और 15 तियां 45, 15 तियां 1.33 आता जाएगा, और घात को सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास। आप यदि चाहें तो सीधे सीधे इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, यदि आप एग्जैक्ट ही सॉल्व करना चाह रहे हैं तो देखिए दशमलव हटाइए, यहाँ पर क्या आ जाएगा, गुणा 100 आ गया। तो क्या आ जाएगा, 15 का भाग दे दीजिए इसमें, सीधे ये हमारा आ गया 2000 बटे 15, 10 की घात 7 ऊपर जाकर के 10 की घात +7 हो जाएगी। 15 से भाग दे देंगे तो क्या आ गया, 15 दूनी 15 एकम 15 बच गया 5, 15 तियां 45, तो फिर से कितना हो गया 5 और 15 तियां 45, तो यही रिपीट होता जाएगा। तो कुल मिलाकर के कितना गया, 133 गुणा 10 की घात 7। और आप जानते हैं हमें क्या करना पड़ेगा, डेसिमल यहां पर है, डेसिमल को इधर से इधर की ओर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1.33 गुणा 10 की घात क्या हो जाएगा 7, और +2 कितना हो जाएगा 9। मुझे लग रहा है समझ में आ रहा होगा। डेसिमल देखिए यहां पर था, डेसिमल को कितने अंक खिसकाया, 1 और 1 2 अंक इधर की ओर खिसकाया, तो घात में क्या कर देंगे, 2 जोड़ देंगे। या आप ऐसे, यदि आपको समझ में नहीं आता कुछ बच्चों को, तो क्या कर सकते हैं, 133 को मैं लिख सकता हूं 101.33 मल्टीप्लाई 100। इसको 133 को मैंने लिख लिया 1.33 गुणा 100, 100 की 1.33 गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 133 ही आएगा। अब मल्टीप्लाई कर दिया 10⁻7। अब आपके लिए आसान हो गया, 1.33 गुणा 10 की घात 2 और 10 की घात 7, 10 की घात 9, और क्या आ गई हमारे पास, संख्या आ गई कि इतने क्या होंगे, परमाणु आएंगे। तो इस प्रकार से हल करेंगे। एनसीईआरटी में चैप्टर 2 का, केमिस्ट्री के चैप्टर 2 का जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 36, वो इस प्रकार से है। इसके अनुसार कार्बन के 2 गुणा 10 की घात 8 परमाणु एक कतार में व्यवस्थित हैं। यदि इस व्यवस्था की लंबाई 2.4 सेंटीमीटर, तो कार्बन परमाणु के व्यास की गणना कीजिए। तो हमें क्या ज्ञात करना है, व्यास ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2.36 से कितने परमाणु दे रखे कतार में, 2 गुणा 10 की घात 8, 2 गुणा 10 की घात 8 क्या है, परमाणु संख्या हमें दे दी है कि किसके बराबर है, परमाणु संख्या। ज्ञात क्या करना है, परमाणु का व्यास, परमाणु का व्यास क्या करना है, हमें ज्ञात करना है। और कितनी लंबाई में व्यवस्थित है यह भी हमें दे दिया है, 2.4 सेंटीमीटर। तो लंबाई L बराबर दे दी 2.4 सेंटीमीटर। तो काफी आसान है। पिछला प्रश्न 2.35 जो था, बिल्कुल उसका अपोजिट इन्होंने दे दिया है कि ये लंबाई दे दी हमें 2.4 सेंटीमीटर लंबाई है। इसमें ऐसे परमाणु 2 गुणा 10 की घात 8 परमाणु ऐसे स्थित हैं। तो अब आपको बताना है यदि टोटल लंबाई 2.4 सेंटीमीटर है, इसमें इतने परमाणु हैं, तो एक परमाणु का व्यास क्या होगा। काफी आसान है, हम लिखेंगे एक परमाणु का व्यास बराबर कुल लंबाई बटे परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या निकाल लें। कुल लंबाई कितनी होगी, 2.4 सेंटीमीटर, और बटे कुल परमाणु की संख्या 2 गुणा 10 की घात 8, 2 गुणा 10 की घात 8।
काट देंगे तो 1.2, ये ऊपर चले जाएगा तो क्या हो गया 1.2 गुणा 10 की घात -8। यदि ये सेंटीमीटर में दी है तो मान हमारा भी सेंटीमीटर में ही आएगा। तो एक परमाणु का व्यास हमें पता चल गया। अगर कभी आपको त्रिज्या निकालने के लिए कहे तो जो त्रिज्या होगी वो क्या होती है, व्यास की आधी होती है। तो व्यास यदि 1.2 गुणा 10 की घात -8 है तो त्रिज्या में 2 से भाग दे देंगे, 2 6 12, तो 0.6 गुणा 10 की घात -8 किसके बराबर होगा, सेंटीमीटर के बराबर होगा। डेसिमल को इधर से इधर की ओर ले जाएं तो घात एक बढ़ जाएगी, तो ये हो जाएगा 6.0 गुणा 10 की घात -9 सेंटीमीटर के बराबर होगी। और 10 की घात -9 सेंटीमीटर आप जानते हैं ये हमारा नैनो सेंटीमीटर हो जाएगा। आप चाहें तो उसे मीटर में भी बदल सकते हैं। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इसे हल करेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37 चैप्टर 2 का, जो कि इस प्रकार से है। इसके अनुसार जिंक परमाणु का व्यास 2.6 एंगस्ट्रॉम है। जिंक परमाणु की त्रिज्या पिकोमीटर में तथा 1.6 सेंटीमीटर की लंबाई में कतार में लगातार उपस्थित परमाणु की संख्या की गणना कीजिए। तो क्या हमें दे दिया, पहला हमें दे दिया जिंक परमाणु का व्यास, हमें दे दिया, यह है 2.6 एंगस्ट्रॉम के बराबर दिया है। सबसे पहले निकालनी है जिंक परमाणु की त्रिज्या पिकोमीटर में। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, r, ये हो जाएगा व्यास बटे 2, यानी कि 2.6 और ये हो गया 10 की घात -10। एंगस्ट्रॉम का अर्थ होता है 10 की घात -10, 2.6 गुणा 10 की घात -10 मीटर। इसमें 2 का भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगी, त्रिज्या हमारे पास आ गई 1.3 गुणा 10 की घात -10 और क्या आ जाएगी मीटर में। लेकिन हमें किस में निकालना है, पिकोमीटर में। तो पिकोमीटर में यानी कि 10 की घात -12 मीटर होना चाहिए। तो 1.3 गुणा 10 की घात -10 तो पहले था, 10 की घात -12 बनाना है तो काफी आसान है। आप 10 की घात -2 से गुणा कर दीजिए और 10 की घात +2 से भी गुणा कर दीजिए। तो और आगे हम क्या लिख लेंगे, अभी इसको मीटर ही रहने देते हैं। तो अब इसको यदि चेंज करें तो क्या आ जाएगा, ये इतना मीटर है। तो देखिए क्या है, 10 की घात -2 और 10 की घात -10, तो क्या हो गया 10 की घात -12 और ये 10 की घात 2 यानी कि 100, तो 1.3 गुणा 10 की घात 2 क्या हो गया, इसको यहां लिख रहा हूं मैं, क्या लिख रहा हूं 100, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 130 गुणा 10 की घात -12 क्या आ गया मीटर, यानी कि 130 पिकोमीटर के बराबर आ गया। तो त्रिज्या हमें पता चल गया 130 पिकोमीटर है। सेकंड ये कह रहा है कि 1.6 सेंटीमीटर की लंबाई में कतार में लगातार परमाणुओं की संख्या। तो लंबाई कितनी दे दी, L बराबर दे दी 1.6 सेंटीमीटर, ये सेकंड पार्ट है इसका। तो इसमें कितने परमाणु आएंगे, तो लिखेंगे परमाणुओं की संख्या बराबर किसका हो जाएगी, कुल लंबाई L बटे क्या हो जाएगा, एक परमाणु का व्यास। तो वैल्यू रखें, L की मान कितना है 1.6। अब देखिए ये है सेंटीमीटर में और ये वाला हमारा जो मान था, जो व्यास है, ये किस में था, मीटर में था। तो इन दोनों को एक ही फॉर्म में लिखेंगे। तो सेंटीमीटर को मीटर में बनाए तो 10 की घात -2 क्या हो जाएगा मीटर, और व्यास हमारे पास मीटर में दिया है 2.6 गुणा 10 की घात -10 मीटर। तो सेम में हमने निकाल लिया। अब इसकी यदि वैल्यू निकालेंगे डिवाइड करके तो वैल्यू हमारी निकल के आएगी 6.154 गुणा 10 की घात 7। इसका अर्थ है जो परमाणुओं की संख्या होगी 1.6 सेंटीमीटर पे, वह कितनी होगी 6.154 गुणा 10 की घात 7 परमाणु आएंगे। इस प्रकार से करेंगे। कैलकुलेशन आप खुद से जरूर चेक कीजिएगा, यदि कहीं पर कोई डिफरेंस आता है तो आप अपनी कैलकुलेशन को सही मानिएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, जो कि इस प्रकार से है। इसके अनुसार किसी कण का स्थिर विद्युत आवेश 2.5 गुणा 10 की घात -19 कूलाम है, इसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या की गणना कीजिए। तो हमें 2.5 गुणा 10 की घात -16 कूलाम आवेश दिया हुआ है, यानी कि आवेश दे दिया, आवेश बराबर दे दिया 2.5 गुणा 10 की घात -16 कूलाम, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बता रहे हैं। देखिए एक जो हमारा कॉन्सेप्ट है जिसको हम कहते हैं आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण ये कहता है कि किसी भी वस्तु पर जो आवेश होता है वो 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम का पूर्ण गुणज होगा।
और यह जो मान है यह एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश के बराबर होता है। इलेक्ट्रॉन पर यदि आवेश होता है वो ऋणात्मक होता है, जबकि प्रोटॉन पर जो आवेश होता है वो हमारा क्या होता है, धनात्मक होता है, लेकिन मान इतना ही होता है उसका। तो ये कहता है यदि आवेश इतना है तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो कुछ नहीं करना है, लिखेंगे इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर कुल आवेश में भाग दे देंगे 1.6 गुणा 10 की घात -19 का। तो वैल्यूज देखिए कितनी आएगी, 2.5 गुणा 10 की घात -16 में भाग दे दिया 1.6 गुणा 10 की घात -19 का। जब आप इसे सॉल्व कीजिए तो आपका जो नियर अबाउट मान आएगा वो 1560 के बराबर आएगा। ये 1560 पॉइंट समथिंग आएगा, लेकिन आपको राउंड ऑफ करके इतना मान लेना है, क्योंकि आवेश इलेक्ट्रॉनों की संख्या फ्रिक्शन में नहीं होती, इसलिए इतना मान हमारा आ जाएगा और यही हमारा आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, जो कि इस प्रकार से है। इसके अनुसार मिलिकन के प्रयोग में तेल की बूंद पर चमकती एक्स किरणों द्वारा प्राप्त स्थैतिक विद्युत आवेश प्राप्त किया जाता है। तेल की बूंद पर यदि स्थैतिक विद्युत आवेश -1.282 गुणा 10 की घात -18 कूलम है, तो इसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या की गणना कीजिए। तो कितना दिया है, -1.282 आवेश का मान दे दिया, यानी कि क्यों हम कह सकते हैं 1.282 गुणा 10 की घात 1.282 गुणा 10 की घात -18 कूलम, -18 कूलम। तो इस पर उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को ज्ञात करना है। तो हमें क्या ज्ञात करनी है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यह ज्ञात करनी है। हमारा आवेश का एक सिद्धांत होता है, आवेश के क्वांटीकरण का सिद्धांत, जिसमें कहते हैं कोई भी जो आवेश होता है वह एक नियत आवेश का पूर्ण गुणज होता है। आवेश के क्वांटीकरण का सूत्र होता है Q बराबर होता है Ne, जहां N का मान 1, 2, 3, 400 ऑन हो सकता है, और E का जो मान होता है ये पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। तो E का जो मान होता है वो 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलम के बराबर होता है। यदि इलेक्ट्रॉन की बात करें तो मान माइनस में होगा, और यदि प्रोटॉन की बात करें तो मान प्लस में होता है, 10 की घात -19 कूलम। अब उसने यहां पर मान माइनस में दिया है, तो आप मिलिकन के ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में जानते हैं कि वहां पर बूंदें गिरती है, एक्स किरणें क्या करती हैं, परमाणु का आयनीकरण करती है, वहां से इलेक्ट्रॉन निकालती है, और वह इलेक्ट्रॉन उन तेल की बूंदों पर चिपक जाते हैं, और उसी के द्वारा मिलिकन ने क्या करा था, इलेक्ट्रॉन के आवेश को ज्ञात किया था। तो यहां पर हम देख सकते हैं एक इलेक्ट्रॉन पर -1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलम है, तो हम निकाल सकते हैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर कुल आवेश Q बटे कितने का भाग दे देंगे, एक इलेक्ट्रॉन के आवेश का भाग दे देंगे 1.6 गुणा 10 की घात -19। वैल्यू पुट करें, Q का मान है -1.282 गुणा 10 की घात -18। इसमें भाग दे देंगे हम किसका, -1.6 गुणा 10 की घात -19 का। माइनस से माइनस कट गया, आप डिवाइड देके देखिएगा तो जो मान आपका लगभग आएगा वो कितना आ जाएगा, 8। यानी कि कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो हो जाएगी किसके बराबर होगी, 8 के बराबर होगी। लगभग कैसे कर सकते हैं आप देखिए, इसको ऊपर ले जा लीजिए, 1.282 गुणा 10 की घात -18, 19 ऊपर चले गया तो क्या हो गया, गुणा 10 की घात 19 बटे कितना आ गया, 1.6। तो अब इसको यदि हम कैलकुलेट करें तो 10 की घात 19 से 10 की घात 18, तो ये प्लस बच जाएगी, तो ये सीधा हमारा आ जाएगा 12.82 और गुणा 10 की घात कुछ नहीं बचेगा आप, क्योंकि ये 10 की घात -18 थी, ये 19 थी, तो 10 की घात +1 बची थी, उसको हमने 10 से यहाँ मल्टीप्लाई करके बराबर कर दिया, बटे कितना आ गया 1.6। तो डेसिमल हटाया, यहाँ से डेसिमल हटाया, यहाँ ऊपर है, नीचे क्या लगा दिया हमने, 0 लगा दिया, 16 से भाग कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 16 एकम 16 पंजे से 16 96 16 8 128 इसके बराबर आ जाएगा, और नियर अबाउट ये इसी के बराबर आ जाएगा, 8 पॉइंट समथिंग आएगा, उसको हम क्या ले लेंगे, लगभग 8 के बराबर ले लेंगे। इस प्रकार से इसे हल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, जो कि इस प्रकार से है। इसके अनुसार रदरफोर्ड के प्रयोग में सोने, प्लेटिनम आदि भारी धातुओं की पतली पत्ती को अल्फा कणों द्वारा बमबारी की जाती है।
कहते हैं रदरफोर्ड के प्रयोग में सोने और प्लेटिनम आदि भारी परमाणुओं की पतली पत्ती को अल्फा कणों द्वारा बमबारी की जाती है। यदि एल्युमिनियम आदि हल्के परमाणु की पतली पन्नी ली जाए तो उपरोक्त परिणामों में क्या अंतर होगा? तो देखिए क्या अंतर हो सकता है, आप खुद ही सोचिए। जब आप रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट देखते हैं तो आप देखते हैं उसमें जो सोना लिया गया, Au लिया गया, उसका मेन कारण क्या था कि सोने के जो परमाणु होता है उसका जो नाभिक होता है वो भारी होता है। लिखते हैं सोने के परमाणु का नाभिक, दो चीजें होती हैं, एक अधिक धनावेशित होता है, अधिक धनावेशित होता है, और सेकंड क्या होता है, भारी होता है। किसके तुलना में? तुलना में अल्फा कण की। और अल्फा कण क्या होता है? हीलियम का जो नाभिक होता है उसी को हम अल्फा कण कहते हैं। अल्फा कण क्या हो गया? He2+। इसका अर्थ क्या हुआ? यानी कि मैंने कहा यदि ये कि हीलियम का नाभिक ले लूं, ये न्यूक्लियस है हीलियम का, इसकी पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, यहां से मैंने इस इलेक्ट्रॉन को भी बाहर भेज दिया, इस इलेक्ट्रॉन को भी बाहर भेज दिया, तो क्या बचा? केवल इसका नाभिक ही नाभिक बच गया, न्यूक्लियस। ये हमारे पास हीलियम था, तो ये केवल नाभिक ही बच गया, इसी को हम कहते हैं हीलियम का नाभिक। और यही हमारा क्या होता है? अल्फा कण। तो इस नाभिक की बौछार करी हमने किसे? सोने की या प्लेटिनम की पतली सी पन्नी पर। पतली पन्नी इतनी पतली होती है कि उसमें हम यह मानते हैं कि एक स्थान पर केवल एक परमाणु ही स्थित है। तो यदि अल्फा कण जब टकराते हैं तो सोने की जो नाभिक होता है, सोने के परमाणु का नाभिक, वो भारी भी होता है और अधिक क्या होता है? आवेशित भी होता है। इस पर भी कैसा आवेश होगा? धनावेश। और अल्फा, ये जो हमारे सोने के जो नाभिक होगा उस पर भी आवेश क्या होगा? नाभिक तो धनावेशित ही होता है। तो ये वाला धनावेश उससे प्रतिकर्षित होकर के बाहर आ जाएगा, विपरीत दिशा में आ जाएगा। यानी कि वो सोने का नाभिक या प्लेटिनम का नाभिक इतना अधिक शक्तिशाली होगा धनात्मक रूप से कि वह इस अल्फा कण को जो कि धनावेशित है उसको प्रतिकर्षित कर देगा। अब उसकी जगह यदि हम क्या लिख लें? एल्युमिनियम ले लें। क्या कहा इसने? एल्यूमिनियम। तो एल्युमिनियम यानी कि Al, इसका जो नाभिक होगा, इसका जो नाभिक है वह हल्का भी है और कम धनावेशित है। कम धनावेशित किसकी तुलना में? हम कह सकते हैं इस सोने की तुलना में। तो जब अल्फा कण इससे टकराएगा, अल्फा कण की बमबारी की जाएगी किस पर? एल्युमिनियम के नाभिक पर, एल्युमिनियम के परमाणु पर। तो जब अल्फा कण एल्युमिनियम के नाभिक से टकराएगा तो क्योंकि ये हल्का है, ज्यादा भारी तो है नहीं, तो यह उसको अच्छे तरीके से प्रतिकर्षित भी नहीं कर पाएगा क्योंकि इस पर आवेश भी कम है। तो जैसे सोने का नाभिक हम कह सकते हैं अल्फा कणों को विक्षेपित कर देता था, ये ज्यादा विक्षेपित नहीं कर पाएगा। तो इसलिए हमें परिणाम बिल्कुल ज्यादा अच्छे तरीके से नहीं मिलेंगे। तो इसलिए हम क्या कहते हैं कि हम एल्युमिनियम की जगह सोने के या प्लेटिनम धातु के परमाणुओं की पतली पन्नी या उसकी धातु की पतली पन्नी का उपयोग करते हैं, जिससे वह अच्छे तरीके से विक्षेपित हो जाए। कौन? अल्फा कण। तो मुझे लगता है समझ में आपको आ गया होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, जो कि इस प्रकार से है। इसके अनुसार 35 Br79 तथा Br79 प्रतीक मान्य है, जबकि 79 Br35 तथा 35 Br मान्य नहीं है। संक्षेप में बताइए। तो क्या कर रहा है? 35 Br79 तथा Br, सेकेंड इसने कहा है 79, ये मान्य है, जबकि क्या मान्य नहीं है? इसने कहा 79 Br35 तथा दूसरा इसने दिया है Br35। Br35 ये क्या है? मान्य नहीं है, और ये क्या है? मान्य है। ऐसा क्यों है? इसका देखिए कारण ये है कि आपने इस चैप्टर में पढ़ा है कि किसी भी तत्व का, परमाणु का जो संकेतांक होता है उसको लिखने का एक तरीका होता है। यदि मैं कोई एक तत्व ले लूं जिसका संकेतांक x है, तो उसके यहां पर लिखा जाता है z, जिसे हम क्या कहते हैं? परमाणु संख्या। परमाणु संख्या। और जबकि यहां जो लिखा जाता है वो लिखा जाता है a, इसे लिखा जाता है द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या। तो पहले तो लिखने का तरीका यह है। अगर लिखने का यह तरीका है तो नीचे क्या आएगा? परमाणु संख्या। यहां पर क्या आ जाएगा? तत्व का संकेतांक, और ऊपर आएगा द्रव्यमान संख्या। इस हिसाब से देखा जाए तो यह हमारा बिल्कुल गलत हो गया,
क्योंकि ये हमारे स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं करता। इसमें ऊपर की ओर क्या आ गई, परमाणु संख्या आ गई, और नीचे क्या आ गया, द्रव्यमान संख्या, यानी कि इनके स्थान बदल दिए। ये हमारा काम का नहीं। और ये भी इसलिए नहीं है काम का क्योंकि इसमें परमाणु क्रमांकों का ऊपर की ओर प्रदर्शित कर रखा है, सीधी सी बात है। ये इसलिए मान्य है क्योंकि यहां पर आप देखेंगे ये हमारा क्या है, परमाणु क्रमांक, और ये क्या है, द्रव्यमान संख्या। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, यह भी सही है, क्योंकि हम कहें कि जो Br है, ब्रोमीन है, जो ब्रोमीन है उसका परमाणु क्रमांक तो नियत ही रहेगा। क्या कहा मैंने, परमाणु क्रमांक नियत रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि जितने भी हम तत्व आवर्त सारणी में उपयोग में लाते हैं वो अपना जो स्थान होता है उनका नियत होता है, फिक्स होता है। इसका अर्थ है कि यदि ब्रोमीन का परमाणु क्रमांक यदि 35 है, जैसा कि यहां पर दिया हुआ है, तो ये फिक्स है कि ब्रोमीन का 35 ही होगा, उसका न तो 36 होगा न उसका 34 होगा। तो यदि हम उसको ऐसे लिख दें तो सही होगा। अब आप कह रहे होंगे कि सर ऊपर 79 क्यों लिखा? 79 इसलिए लिखा गया क्योंकि ब्रोमीन के क्या होंगे, एक से अधिक हम जानते हैं समस्थानिक होते हैं। समस्थानिक का अर्थ होता है जिनके परमाणु क्रमांक तो समान हो लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या हो, भिन्न भिन्न हो। तो ब्रोमीन के हो सकता है कि 2 या 3 या ज्यादा क्या हो, समस्थानिक हो, तो उसके सही समस्थानिक को प्रदर्शित करने के लिए यहां पर 79 लिख दिया गया। जबकि यह अंडरस्टूड है कि यदि यह ब्रोमीन है तो इसका परमाणु क्रमांक 35 ही होगा, 35 के अलावा कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं लेकिन इसको ऐसे नहीं लिखा जा सकता। मुझे लग रहा है मेरी बात समझ में आ गई होगी, तो आप नोट कीजिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, जो कि इस प्रकार से है। इसके अनुसार एक 81 द्रव्यमान संख्या वाले तत्व में प्रोटॉनों की तुलना में 31.7% न्यूट्रॉन अधिक है। तो क्या कह रहा है, इसका परमाणु प्रतीक लिखिए। तो हमारे को क्या दे दिया, द्रव्यमान संख्या कितनी दे दी, 81, यानी कि हमें ए की वैल्यू कितनी दे दी, 81। और साथ में इसने क्या कह दिया कि प्रोटॉनों की तुलना में 31.7 न्यूट्रॉन अधिक हैं। तो न्यूट्रॉन क्या है, प्रोटॉनों से 31.7% अधिक हैं। तो देखिए किस प्रकार से इसे सॉल्व करेंगे, यह समझिए। हमने कहा माना प्रोटॉनों की संख्या मैंने बराबर क्या ले ली, P ले ली। तो न्यूट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगी, N बराबर प्रोटॉनों की संख्या प्लस प्रोटॉनों का कितने प्रतिशत, प्रोटॉन का 31.7%। तो क्या आ जाएगा ये, P प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन का 31.7%, यानी कि P गुणा 31.7/100। प्रतिशत का यही अर्थ होता है ना। तो अब इसको सॉल्व कीजिए तो क्या आ जाएगा, न्यूट्रॉन की संख्या क्या आ जाएगी, ये आ गया P, और प्लस 100 का जब इसमें भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 0.317, क्या आ जाएगा P। इन दोनों में क्या कॉमन है, P कॉमन है। तो क्या आ जाएगा 1 प्लस 0.317, तो क्या आ गया P मल्टीप्लाई 1.317। तो न्यूट्रॉन की संख्या कितनी आ गई, न्यूट्रॉन बराबर आ गया P मल्टीप्लाई 1.317। तो न्यूट्रॉन की संख्या हमारे पास आ गई, और साथ में किसकी संख्या आ गई, न्यूट्रॉन की यह है, प्रोटॉन की हमने P मानी है। तो द्रव्यमान संख्या क्या होगी, चूंकि द्रव्यमान संख्या A बराबर क्या होता है, N प्लस P, न्यूट्रॉनों की संख्या प्लस प्रोटॉनों की संख्या। द्रव्यमान संख्या मतलब किसी परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की कुल संख्या के योग को हम द्रव्यमान संख्या कहते हैं। तो द्रव्यमान संख्या A बराबर N प्लस P। द्रव्यमान संख्या A का मान कितना है, 81, तो लिख लिया 81 बराबर कितना आ गया, N प्लस P। तो N का मान क्या आ गया, P मल्टीप्लाई 1.317 और प्लस क्या आ गया P। तो P फिर से दोनों में कॉमन आ गया, तो क्या आ जाएगा 1.317 प्लस 1 किसके बराबर होगा, 81 के बराबर होगा। तो सॉल्व करें यहां से, तो यह आ जाएगा 81 बराबर, ये तो आ गया P, और इसको दो इसमें जोड़ेंगे तो 2.317 इंटू P के बराबर आ जाएगा। तो P की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 81/2.317। डिवाइड कीजिए, जो वैल्यू हमारी लगभग निकल के आएगी 34.96, जिसको हम नियर अबाउट किसके बराबर ले लेंगे, 35 के बराबर। तो इसका अर्थ है प्रोटॉनों की संख्या कितनी हो गई,
35। अब प्रोटॉनों की संख्या 35 होगी तो न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी? सीधे द्रव्यमान संख्या ए में से इसे घटा देंगे तो लिखेंगे आपका एन न्यूट्रॉन बराबर कितना हो जाएगा 81 माइनस 35। 81 माइनस 35 तो कितना आ गया 6 और ये हमारे पास आ जाएगा 4, 46 आ गया। तो 46 में 35 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास मान निकल के आ जाएगा जो परमाणु द्रव्यमान संख्या है उसके बराबर आएगा। तो न्यूट्रॉन की संख्या 46, प्रोटॉन की संख्या 35। तो अब बताना इसका संकेत क्या होगा। तो संकेत आप जानते हैं, यदि ये हमारे पास क्या दिया हुआ है, हमारे पास ये 81 तो इसका द्रव्यमान संख्या दी हुई है, 35 किसका होता है ब्रोमीन का होता है। तो संकेतांक क्या हो जाएगा ब्रोमीन का, ये हो गया 35 और यहाँ क्या हो गया 81। तो 35 Br 81 क्या होगा, इस तत्व का संकेतांक होगा। नीचे की ओर परमाणु क्रमांक, ऊपर की ओर द्रव्यमान संख्या। परमाणु क्रमांक यानी कि प्रोटॉनों की संख्या जो कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। तो इस प्रकार से करेंगे।